नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध का। आज 8वां दिन है और इसका असर यूक्रेन में रह रहे भारतीयों पर भी हुआ है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पे एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि यूक्रेन ने भारतीय छात्रों के एक समूह को जबरदस्ती रोका हुआ है। यूक्रेन की सेना पर भारतीयों को जबरदस्ती बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेन की सीमा से जो बेलगोरोड जाना चाहते हैं उन्हें रोक दिया गया है। रूस के मुताबिक उनकी सेना भारतीयों की सुरक्षा और उन्हें बाहर निकालने के लिए तैयार है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वो भारतीयों को रूसी मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन के जरिए भी निकालकर भेजने को तैयार है। Жители города продолжают работать на предприятии, не зная, что националисты готовят подрывы завода с людьми в случае прорыва обороны города। और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संकट पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है और इस दौरान प्रधानमंत्री ने खार्किव शहर में फंसे भारतीय छात्रों का भी मुद्दा उठाया। इस बातचीत में रूस ने खार्किव शहर पर कब्जे का दावा किया है और वहां के जो हालात हैं बहुत खराब हैं। इस वक्त खार्किव में जंग के चलते जबरदस्त तबाही हुई है। यूनिवर्सिटी के अलावा लोथल में उमाशंकर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो पल पल की खबर दे रहे हैं किस तरह के हालात बने हुए हैं। उमा, यहां पर एक बहुत बड़ा आरोप रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से लगा है यूक्रेन की सेना पर कि भारतीयों को वहां पर बंधक बनाकर रखा गया है छात्रों के एक समूह पर। और साथ ही हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की है खार्किव में जो भारतीय फंसे हैं उनको लेकर। उस बातचीत में क्या क्या मुद्दों पर चर्चा हुई, साथ ही जो आरोप रक्षा मंत्रालय रूस का लगा रहे हैं उसके मद्देनजर इस पूरी बात को आप बताएं कि कैसे उन छात्रों को वहां से निकालने की कोशिशें जारी हैं। जी देखिए, इसको थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से देखने की जरूरत है जया। देखिए किस तरह से एक भारतीय छात्र की गोलीबारी में वहां पे मौत हुई और उसका आरोप रूसी सेना पे लगा, क्योंकि रूस जो है वो आक्रमणकारी के तौर पे यूक्रेन की जमीन पर अपने आप को एडवांस कर रहा है और उसी दौरान जो है भारतीय छात्र की जान गई। तो काफी किरकिरी रूस की हुई, काफी कंडेमनेशन किया गया है उसका। और उसके बाद रूस की तरफ से उनके रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बयान आया है कि यूक्रेन में जो है वो भारतीय छात्रों को बंधक बनाने की कोशिश हुई है और उनको खासतौर पे उन इलाकों से निकलने दिया जा रहा है जो कि पहले से उपद्रवग्रस्त हैं। तो रूस का ये जो आरोप है इसके दो मायने हैं। एक तो ये कि भारत और रूस के बीच जो कॉपरेशन है उसको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। और यहां तक कहा गया उस बयान में कि जो मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन है रूस का, उसका भी इस्तेमाल करने को रूस तैयार है। तो ये रूस ने अपना एक चेहरा बचाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ जो यूक्रेन है उसके जो फॉरेन ऑफिस है उसकी तरफ से भी कल रात को एक बयान आ गया जिसमें यह कहा गया कि यह गलत बात है, क्योंकि जो कुछ भी स्थिति वहां पे पैदा हुई है वो रूसी आक्रमण के चलते पैदा हुई है और जो लोग वहां पे फंसे हैं, चाहे भारतीय छात्र हों या किसी और देश के नागरिक हों, वो रूस की कार्रवाई की वजह से फंसे हुए हैं और रूस ने उनको इस तरह की स्थिति में धकेला है। तो ये आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन इस बीच जैसा कि आपने जिक्र किया कि राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई, तो इसमें जो एक सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है वो भारतीय छात्रों की सुरक्षित निकासी का रहा। और जो बयान जारी किया गया इसके बाद उसमें यह कहा गया है कि इस मुद्दे पर बातचीत आगे बढ़ी है और रूस जो है रूस के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने भी कल ये कहा कि इस दिशा में कोशिश की जा रही है कि किस तरह से एक सेफ पैसेज देकर भारतीय छात्रों को निकाला जाए। हालांकि पूरी जो प्लानिंग है वो अभी निकलकर सामने आने में थोड़ा वक्त लगेगा। जी संक्षेप में उमा ये भी बताएं कि महासभा हुई थी यूएन की हम बात कर रहे हैं, उसमें भारत ने मतदान से अपने आप को दूर रखा है। 5 देशों ने रूस का यहां पर समर्थन किया। क्या लगता है अभी तक तीसरा ऐसा मौका है जब वोटिंग से भारत ने खुद को दूर रखा है? क्या मौजूदा हालात में ये नीति इस वक्त सोची समझी रणनीति के तहत है, क्योंकि बहुत से भारतीय वहां फंसे हुए हैं और रूस जो है वो मदद के लिए भी तैयार है निकालने के लिए? जी बिल्कुल जया, देखिए लगातार भारत ने अपनी स्थिति में एक कंसिस्टेंसी बनाए रखा है। आपने सही कहा कि पहले के मौकों पर भी भारत जो है एब्सटेन करता रहा, यूएनएससी में एब्सटेन किया और ये जो एक अभूतपूर्व यूएनजीए बुलाया गया उसमें भी भारत ने एब्सटेन किया। साथ में ये दलील दी है कि जो सेफ पैसेज है, जो भारतीयों को सुरक्षित निकालने की वहां से कोशिश है वो जारी है। और ये भी भारत ने जोड़ा है कि वो हिंसा या युद्ध के जरिए किसी समस्या के समाधान का पक्षधर नहीं है, बातचीत की टेबल पर लौटकर आना चाहिए। तो भारत की जो स्थिति है वो रूस को पसंद आ रही है। लगातार
लगातार कई बार रूस की तरफ से बयान आया है भारत की स्थिति की सराहना करते हुए, लेकिन देखना है कि जमीन पे किस तरह से भारतीय छात्रों को निकालने में रूस मदद करता है और सुरक्षित वापसी में उसकी अपनी भागीदारी रहती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर सिंह इस पूरे विश्लेषण के लिए। किस तरह से हालात वहां बने हुए, भारत की रणनीति क्या है और कोशिशें यहां क्या हो रही हैं भारतीय छात्रों को निकालने की। बहरहाल रूस के हमले से यूक्रेन में जो हालात बिगड़ने के बाद पोलैंड के रास्ते भारतीय वापस लौट रहे हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि खार्किव और कीव से पोलैंड सीमा पर पहुंचे हैं और इस दौरान उन्हें कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ी और कई किलोमीटर तक इन लोगों को पैदल चलना पड़ा। इनसे बात की हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा ने। हम अभी येशो शहर पहुंचे हैं पोलैंड के, जहां पर हंगरी, पोलैंड और यूक्रेन का बॉर्डर है। वहां से बहुत सारे छात्र जो हैं इस वक्त आप देखेंगे यहां एयरपोर्ट पर लाइन लगी है। कुछ ही देर में ये चार्टर्ड प्लेन लेंगे और यहां से निकलेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्र हैं जो सीधा कीव और खार्किव से आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लुकमान अहमद और मैं खार्किव से आया हूँ और वो उक्रेन बॉर्डर लाया गया था, क्राकोविच बॉर्डर लाया गया था। कैसे लाया गया था, हम ये जानना चाहते हैं। नहीं, वैसे खार्किव से मैं खुद ही आया था। खार्किव से मैं खुद अकेले आया था। फिर क्राकोविच बॉर्डर में हमें एंटर करवाया गया और फिर हमें इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स मिले और फिर बॉर्डर पर लाया गया। मैं दिल्ली से हूँ, मैं कीव से आया। कीव से? वहाँ पे सिचुएशन क्या थी, आप कब आए? हम 22 को निकले थे। हमारा 7th का ग्रुप था, 6 मैन थे, 1 गर्ल थी। हम कीव से निकले थे। जब हम वोक्जालना स्टेशन में पहुँचे थे 22 को, तो वहाँ फायरिंग हो गई थी। तो फायरिंग की वजह से भगदड़ हो गई थी। तो वहाँ पे जो यूक्रेन की पुलिस थी वो हमें मार रही थी, इंडियंस को। यूक्रेन की पुलिस? अच्छा, क्यों मार रहे थे? कि वो इंडियंस गो बैक, क्योंकि दे आर सेइंग दैट इंडिया एंड रशिया बेस्ट फ्रेंड, दैट्स व्हाई दे आर नॉट अप्लाइंग फॉर। आज सूझे हुए हैं क्योंकि हम 6 दिन से पैदल चल रहे थे बिना खाए। 6 दिन से पैदल चल रहे थे? हाँ, कहाँ से कहाँ तक? हमने कीव से पहले टैक्सी बुक करी थी, फिर लवीव से हम सैनी बॉर्डर गए थे पैदल। हमें कोई वो टैक्सी और वो बस प्रोवाइड नहीं हुई थी, तो हम 7th ग्रुप पैदल गए थे। तो हमने कुछ नहीं था, हमारे पास सिर्फ पानी की बोतल्स और कुछ बिस्किट थे। उससे हमने 6 दिन अपना ट्रैवल किया सैनी बॉर्डर तक। फिर वहाँ जाके पहुँचे, तो जिस दिन हम बॉर्डर पहुँचे तो वो इंडियाज़ गो बैक बोल रहे थे। उन्होंने हमारे पे गाड़ी चलाने की कोशिश करी, लोड करके बंदूक भी बहुत लगाई, गन भी बहुत शॉर्ट करी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जब आप लाइन देखेंगे तो यहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। काफ़ी छात्र हैं और जैसा हमें इन छात्रों ने बताया कि ये अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और इनको अभी चार्टर्ड प्लेन से ले जाया जा रहा है। सीधा दिल्ली जाएंगे और इनको बीच में कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर पोलैंड यूक्रेन के बॉर्डर से, येशो शहर से मैं कादम्बनी शर्मा, NDTV इंडिया। तो हम लगातार आपको यूक्रेन के हालात से जो है रूबरू करा रहे हैं। यहाँ पर जो पड़ोसी देश है हंगरी, रोमानिया, पोलैंड से भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान छात्रों को लेकर लगातार दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आ रहे हैं। 4 अलग अलग विमानों में 800 छात्रों को यहाँ पर लाया जा रहा है। ये वो छात्र हैं जो कि यूक्रेन के वॉर जोन से सीधा लौट रहे हैं। आज सुबह करीब 6:30 बजे वायुसेना का दूसरा विमान C-17 ग्लोबमास्टर भारतीय छात्रों को लेकर हिंडन एयरबेस पर उतरा है। बीती रात भी करीब 1:30 बजे के आसपास एयरफोर्स का पहला विमान हिंडन एयरबेस पर उतरा था। फिलहाल हम हिंडन एयरवेज के पास हैं और ये बस है जिसमें वो तमाम लोग हैं जो यूक्रेन के आस पड़ोस के देश में पहुंचे थे और उसके बाद जो एयरफोर्स का विमान है C-17 वो इनको लेकर यहाँ पर आया है। और अलग अलग जगहों पे आप बाहर में भी देखेंगे तो इनके जो रिलेटिव हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो बाहर में इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन के बाद कहाँ पहुँचे थे? जहाँ हम बुडापेस्ट पहुँचे थे। बुडापेस्ट से हम यहाँ आए। हाँ। और कितना मुश्किल था, सामने में सब कुछ देखते हुए निकले होंगे वहाँ से? पहले तो हम पोलैंड बॉर्डर गए थे। पोलैंड बॉर्डर में जब धक्का मुक्की हुई उसके बाद हमें वापस आना पड़ा हमारे सिटी में। वहाँ से हमने सोचा कि एक सेफ पैसेज अगर है तो वो हंगरी है। हाँ। तो हंगरी है, तो हंगरी मच ईजी था पोलैंड से। ठीक है।
आपसे भी एक बार बात करना चाहेंगे। आप जी। कहाँ से आई हैं? मैं खारकीव की स्टूडेंट हूँ। तो हम 23 को ही निकल गए थे खारकीव से, कीव फंसे हुए थे हम, और 28 से हम मतलब निकले थे कीव से, तो हंगरी गए थे हम। हंगरी का बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। और उसमें बीच में उस वक्त शेलिंग वगैरह शुरू हो गई? जी बिल्कुल हो रही थी, तो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था, वहाँ से निकलना ज़रूरी था, तो सब कुछ हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके हम मुसीबत से निकल के आ गए। अभी कहाँ से हैं? हम हिमाचल से हैं सर। तो हिमाचल से यहाँ आए हैं? हाँ जी, लेने आए थे बिटिया को। अच्छा, ये बिटिया मेरी। आप कहाँ पे थी? मैं किरवोगराद में। तो वहाँ पर बमबारी वगैरह शुरू हो गई थी जब आप निकली? जी सर, जिस दिन हमने लीव किया उसी दिन वहाँ पे एयर स्ट्राइक वगैरह, बॉम्ब शेलिंग वगैरह होनी स्टार्ट हो गई थी, तो उसके बाद हमने हंगरी जाना डिसाइड किया। हर किसी का आंसू जो है एक तरीके से छलक रहा है, गले मिल रहे हैं, और मुश्किल घड़ी से निकल कर ये जो छात्र है वो बाहर आए हैं। आप लोग के लिए मुश्किल रहा होगा उस बीच में कि कैसे आएंगे? बहुत मुश्किल रहा, हमने तो कैसे वक्त निकाला, हमें पता है सर। 2 दिन अकेले बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स के पास, उनका क्या हाल होगा सर। तो जब आप निकल रहे होंगे तो उस वक्त भी हालात बहुत ख़राब हो गए होंगे? उस टाइम रेड अलर्ट चल रहा था और कहीं बॉम्बार्डिंग वगैरह हुई भी हमारे उधर, लेकिन हम लोग सेफली फिर भी वापस आ गए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। तो आपने देखा किस तरह से भावुक क्षण यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए रहे, क्योंकि जिस तरह के हालात का उन्होंने सामना किया उसका अंदाजा उनको पहले था नहीं। और एक विमान जो है देर रात करीब 1:30 बजे हिंडन पहुंचा। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर उस दौरान हिंडन एयरबेस पर मौजूद रहे। आइए देखते हैं उनकी भी रिपोर्ट। रोमानिया से 200 छात्रों को लेकर एयरफोर्स का पहला C-17 ग्लोब मास्टर रात 1:26 पर हिंडन एयरबेस पर उतर चुका है। और आप देखें कि छात्र किस तरह से वहां से आ रहे हैं, विमान से उतरे हैं, और इसके बाद आगे आप देखें कि छात्रों का स्वागत करने के लिए MOS डिफेंस अजय भट्ट तैयार खड़े हैं। साथ में जो एयरफोर्स के तमाम जवान हैं वो तैयार हैं। तो ये छात्र जो है ये रोमानिया से आए हैं, काफ़ी परेशानियां झेली हैं रोमानिया बॉर्डर पहुंचने तक, लेकिन वहां से इनको एयरफोर्स का जो विमान है C-17 ग्लोब मास्टर, ये विमान आमतौर पर ट्रांसपोर्ट का जो सामान है उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रयोग होता है, लेकिन भारत सरकार ने इस विमान को जो यूक्रेन की सीमाओं के आसपास जो छात्र फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए इस्तेमाल किया। इस तरह के 4 C-17 ग्लोब मास्टर जो पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया है, इन तमाम देशों में गए थे, और वहाँ से 2 विमान C-17 ग्लोब मास्टर रोमानिया से आ रहे हैं और एक पोलैंड से और एक हंगरी से। तो इस तरह से आप देखें कि 200 छात्र भारत पहुंच चुके हैं। हिंडन एयरबेस पर इनका स्वागत किया जा रहा है। जो तमाम मंत्री हैं वो इनका स्वागत कर रहे हैं, एयरफोर्स के अधिकारी हैं वो स्वागत कर रहे हैं। छात्र यहाँ पहुंचकर बेहद खुश हैं, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की हालात हैं, वहाँ पर जो छात्र यूक्रेन के शहरों में हैं उनको रोमानिया, हंगरी और दूसरे देशों की सीमाओं तक पहुँचने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। इतनी भीड़ है बॉर्डरों पर कि वहाँ की जो फौज है वो छात्रों की पिटाई भी कर रही है, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, और इन मुश्किल हालात में बंकरों में रहते हुए बिना खाना और पानी के ये लोग बड़ी मुश्किल से रोमानिया बॉर्डर तक पहुँचे, और उसके बाद भारत सरकार ने इनको लाने के लिए C-17 ग्लोब मास्टर ऐसे 4 विमान भेजे हैं, जिसमें से पहला विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में लैंड कर गया है। और आप देखें कि 200 छात्र और छात्राएं जो कि यूक्रेन में थे, मुश्किल हालात में थे, अब यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो लगातार छात्रों का पहुंचना जारी है, और इस बीच खबर ये भी है कि वायुसेना की जो चौथी फ्लाइट है C-17 ग्लोब मास्टर रोमानिया से, वो भी हिंडन एयरबेस पहुंच चुका है। और यूक्रेन से लौटी एक छात्रा श्रद्धा से बात की हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। मेरे साथ श्रद्धा हैं जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं, यूक्रेन के कीव शहर में थीं और वहां से लौटी हैं। इस वक्त गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में हैं। श्रद्धा, सबसे पहले बताइए कि आप कीव में थी जहां काफ़ी ख़राब हालात हैं, कैसे आप वहां से निकले, क्या वहां पर हालात हैं अभी? वहाँ पे हम लोग एक्चुअली फंस गए थे। हमारी फ़्लाइट थी 24 की, बट वहाँ पे क्योंकि एयर स्पेस ब्लॉक हो गया था तो हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो हमें वहीं रुकना पड़ा था। तो हम लोग इंडियन एम्बेसी के पास गए थे, तो वहाँ पे हम लोगों को स्कूल में शेल्टर दिया गया था।
फिर वहाँ पे हमें शेल्टर में काफ़ी आवाज़ें सुनाई देती थी हमेशा, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह की। तो हम 2 दिन रुके, तो सेकेंड डे रात को काफ़ी बुरी तरह बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ें, मेरे दोस्तों ने मिसाइल भी देखी पड़ती हुई, तो इसलिए हम काफ़ी पैनिक हो गए थे। तो हमने सेकेंड डे डिसाइड किया कि हम लोग खुद ही मतलब रिस्क लेके ट्रेन पकड़ेंगे और चले जाएंगे अपनी सिटी इवानो, फिर वहाँ से रोमानिया का बॉर्डर क्रॉस करेंगे। तो हमने नेक्स्ट डे जाके बहुत मुश्किल से हमें 3-4 घंटे में टैक्सी मिली, तो हमने टैक्सी ली, फिर हम ट्रेन में गए। ट्रेन में भी काफ़ी क्राउड था, मतलब हमें जगह नहीं मिल रही थी, और 12 घंटे हमने ट्रैवल किया है उस ट्रेन में खड़े होके, तब जाके हम अपनी सिटी पहुँचे। फिर वहाँ से हम लोगों ने, हम पूरी रात सोए नहीं थे, हमने फिर वहीं से टैक्सी की, रोमानिया गए हम, और फिर वहाँ पे भी बॉर्डर पे काफ़ी बुरी हालत थी, काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, और यूक्रेनियन सोल्जर्स वगैरह भी काफ़ी धक्का वक्का दे रहे थे बच्चों को। तो मतलब काफ़ी हमारे 5-6 दिन काफ़ी बहुत ही बुरे गए हैं। घर वाले भी आपके फ़ोन कर रहे होंगे लगातार? हाँ जी, घर वाले तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, तो अब जाके अच्छा लग रहा है थोड़ा घर आके वापस। तो ये श्रद्धा हैं दिल्ली से, और फिलहाल ये पहुंच गई हैं इंडिया और काफ़ी खुश हैं, लेकिन इनका जो अनुभव रहा कीव से लेकर रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचने का और वहां पर रहने का, वो काफ़ी ख़राब रहा, और उनके घर वाले भी काफ़ी चिंतित थे। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। यूक्रेन ने बुधवार को कहा है कि रूस के हमलों में अब तक 2000 से ज्यादा आम लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब खेर्सन शहर पर रूस के कब्जे के दावे को यूक्रेन ने गलत बताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार ने कहा कि खेर्सन पर पूरी तरह रूस का कब्जा नहीं हुआ है। यूक्रेन के सैनिक लगातार रूस के हमले का जवाब दे रहे हैं। तो हमले का आज 8वां दिन है। यहां पर यूक्रेन डटा हुआ है और रूस ने आखिरकार इस बात को कबूल किया है कि यूक्रेन के साथ जंग में उसके 498 सैनिक मारे गए, 1500 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। वहीं यूक्रेन का दावा है कि इस जंग में रूस के 5800 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। और यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है खार्किव, वहां पर रूसी सेना लगातार बम बरसा रही है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें यूक्रेन का एक नागरिक वीडियो संदेश रिकॉर्ड कर रहा है और इसी दौरान आप देखिए एक रॉकेट उसके बिल्कुल पास आकर गिरता है। इस हमले में हालांकि वो बाल बाल बच गया है। और वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया है। हमला रोकने और रूसी सेना की वापसी के प्रस्ताव पर 141 देशों ने रूस के खिलाफ वोट किया। 5 देशों ने रूस का समर्थन किया है, उसका साथ दिया है। वहीं भारत की अगर बात करें तो वो वोटिंग से, मतदान से दूर रहा। इस दौरान भारत ने कहा कि यूक्रेन से सभी भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी हो। साथ ही भारत ने कहा कि भारत यूक्रेन में सीज फायर की मांग का समर्थन करता है। उत्तर प्रदेश में आज छठे चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है जो शाम 6 बजे तक चलेगी। आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण सीटें हैं इस चुनाव में, लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी 2 सहयोगी संकेत उपाध्याय जो कि गोरखपुर में मौजूद है, गोरखपुर सदर सीट से ही मुख्यमंत्री यहां पर चुनाव मैदान में, और साथ ही बलिया से चंद्रशेखर वहां से जाने जाते हैं प्रधानमंत्री, एक बागी तेवर वाला बलिया जाना जाता है, बलिया में मौजूद है सौरभ शुक्ला। पहले संकेत का रुख करते हैं। संकेत, यहां पर मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो लोकसभा सांसद रहे हैं, विधान परिषद के जरिए वो मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या लग रहा है मुकाबला किस तरह का है? क्योंकि 2017 में बेहतरीन परफॉर्मेंस था। गोरखपुर से बात करें तो 9 में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में थी। वो साख बच पाएगी? बिल्कुल। तो ये सवाल एक ज़रूर पूछा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो उसका कितना प्रकोप यहाँ पर गोरखपुर में देखने को मिलेगा। जहाँ तक अपने गढ़ की बात है तो यहाँ से वो सांसद रह चुके हैं, कई बार रह चुके हैं, लेकिन विधायकी पहली बार लड़ रहे हैं। लेकिन उससे कितना फ़र्क पड़ेगा ये उतना मायने इसलिए नहीं रखता भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के लिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि वो अपनी सीट तो निकाल ही लेंगे। और
अगर उनका यहाँ मौजूदगी उससे अगर और पूर्वांचल की जो आसपास की सीटें हैं उन पर प्रभाव बन सकता है तो वो और अच्छी बात है। देखिए, लड़ाई सिर्फ गोरखपुर की नहीं है, लड़ाई अब पूरे पूर्वांचल के लिए है। यहाँ पर जातीय समीकरण किसने फिट बिठाया, क्योंकि यहाँ पर वो हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स काम नहीं आती। यहाँ पर अगर आपके पास जातीय समीकरण सही है तो ठीक है। तो वो समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमारे पास भी है। उन्होंने आरएलडी छोड़ दीजिए तो बाकी सारे अलायंस यहां पर रंग दिखाएंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि अपना दल और संजय निषाद के साथ जो उनका अलायंस है वो यहां पर रंग दिखाएगा। तो किसका अलायंस रंग दिखाएगा पूर्वांचल में, ये ज्यादा मायने रखता है। और जाते जाते एक बात और आपको बता दूं, आज मुख्यमंत्री जब वोट डाल करके वापस आए तो उन्होंने 80-20 जिसके बारे में बड़ी जिक्र होती है उसके बारे में उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण दिया। उनका यह कहना है कि 80% सीट हमें मिलेंगी और 20% सीटों पर विपक्ष की लड़ाई चल रही है। तो ये 80-20 का एक नया फॉर्मूला और नया कंप्यूटेशन प्रस्तुत हुआ है। तो नया और एक और चीज, अब आप जाइए सौरभ शुक्ला के पास, बागी बलिया जाना जाता है, हमारे शुक्ला भी काफी बागी हैं। शुक्ला जी, अब आपका रुख कर लेते हैं। यहाँ पर बलिया में आप मौजूद है। यहाँ के लोग, माना जाता है विधानसभा में जिस दल को बहुमत देते हैं प्रदेश में सरकार उसकी बनती है। 2007 में बीएसपी की बनी, 12 में सपा की बनी, 17 में बीजेपी को मौका दिया। इस बार मुकाबला कैसा दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए यहाँ की 7 सीटें हैं। 7 सीटें में से 5 सीटें बीजेपी ने 2017 में जीती थी। बलिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, क्रांतिकारियों की धरती है, लेकिन काम बहुत ज्यादा हुआ नहीं। सड़कें टूटी हैं, गंदगी है काफी। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में उज्ज्वला योजना लॉन्च की थी, जिसने 2017 में बीजेपी की जीत की नींव रखी। प्रधानमंत्री मोदी पिछले हफ्ते यहाँ पर आए थे और बोल गए कि ये बलिया से उनका एक भावनात्मक रिश्ता है। तो बलिया में बड़ी इमोशनल स्पीच प्रधानमंत्री मोदी ने दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि संकेत बता रहे थे कि संजय निषाद बीजेपी के साथ में है, तो यहाँ पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के साथ थे, उसके बाद अब सपा के साथ आ गए हैं। वो कुशवाहा जो नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक का एक सोशल इंजीनियरिंग की थी बीजेपी ने 2017 में, वो सोशल इंजीनियरिंग अब थोड़ा समाजवादी पार्टी के साथ दारा सिंह चौहान, राजभर, हमारे साथ करुणा जी हैं। करुणा जी, ये बताइए, आप इतने साल से एनडीटीवी के लिए कवर कर रहे हैं इलेक्शन, इस बार क्या अलग देख रहे हैं? क्या 2017 वाली लहर है बीजेपी की, या जाति आधार पर समाजवादी पार्टी को फायदा मिलने जा रहा है? देखिए, अगर जाति की बात करें तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से 2017 चुनाव हुआ था, ओम प्रकाश राजभर थे, वो बीजेपी के साथ थे। इस बार ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ। राजभर वोट है बलिया में? बिल्कुल, राजभर वोट बलिया के 7 विधानसभाओं में से 4 विधानसभाओं में प्रभावित कर सकते हैं। इतने वोटर हैं कि वो 4 विधानसभा में प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा। तो और पिछली बार देखा गया तो जो भी कैंडिडेट जीते बीजेपी के, वो ज्यादातर 5,000, 10,000, 15,000 से जीते। और राजभर हर कंस्टिट्यूंसी में कम से कम 15 से 20,000 वोटर हैं। तो आपको लगता है जो राजभर वोट अगर शिफ्ट हो गया इधर, तो जो कम मार्जिन से जीती थी बीजेपी ने सीटें, वो जा सकती हैं? अच्छा, गांव में क्या फ्री राशन काम कर रहा है? निश्चित रूप से कुछ न कुछ काम कर रहा है। अगर फ्री राशन पे वोटिंग हुआ तो निश्चित रूप से बीजेपी के इतना ही बोलूंगा जया, हम लोग बाकी बातें आगे करेंगे, नहीं तो फिर अदिति जी का भी वो आ गया है कि वक्त कम है। चुनाव में बीजेपी के लिए एक चीज काम कर रही है गांव में, वो है फ्री राशन। उसके अलावा मामला बीजेपी का गड़बड़ है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हालांकि उसके लिए इंतजार करना होगा नतीजों का। 10 तारीख को नतीजे आएंगे और आज 6ठा चरण है, अभी एक और चरण बाकी है, 7वां चरण जो 7 तारीख को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ शुक्ला हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं जया कौशिक त्रिवेदी। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध का आज 8वां दिन है। कल रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर आरोप लगाया था कि यूक्रेन ने भारतीय छात्रों के एक समूह को जबरदस्ती रोका हुआ है, लेकिन भारत सरकार ने जया इसे गलत बता दिया है। बिल्कुल, भारत का कहना है कि उन्हें किसी छात्र को बंधक बनाए जाने की खबर नहीं मिली है। भारत सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि यूक्रेन सरकार की मदद से कल खार्किव से कई छात्रों को निकाला गया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उमा, इससे पहले जब आपसे बात हो रही थी भारतीय छात्रों को लेकर, किस तरह से बंधक वाली खबर थी, इस पर रूस का रक्षा मंत्रालय ये दावा कर रहा था। अब भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इस बात की कोई जानकारी नहीं है, या ये गलत खबर है, बंधक बनाने वाली बात नहीं है। क्या जानकारी आपको मिल रही है? क्योंकि कई तस्वीरें वॉर जोन से ऐसी आई है जहां छात्रों ने भी बताया है कि उनके साथ जो है जैसी सलूक होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ था। आपके पास क्या खबर है?
जी देखिए जया, जिस तरह की युद्ध की स्थिति यूक्रेन में है और जिस तरह से रूसी सेना ने हमला किया है, कई शहरों को, खासतौर पे खार्किव को घेरा हुआ है, वहां पे उसकी मौजूदगी है, तो ऐसे में बहुत सारे छात्र जो हैं वो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। और इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए रूस ने अपनी तरफ से आरोप लगाने की कोशिश की कि यूक्रेन जो है उस वहां पे उनको, उन भारतीय छात्रों को बंधक बनाया हुआ है। 2 दिन पहले ही एक भारतीय छात्र की गोलीबारी में मौत हुई और उसका जो सारी जो जिम्मेदारी है वो रूस के सिर पे आई और उसके बाद से रूस जो है एक बचाव की मुद्रा में है। इस बयान के जरिए जो कि रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से आया, रूस ने न सिर्फ अपना चेहरा बचाने की कोशिश की बल्कि ये भी कोशिश की कि जो स्थिति जिस तरह की वहां पे बनी हुई है उसकी जिम्मेदारी उसके सिर पे ना आए। इसके तुरंत बाद जो है वो यूक्रेन विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान आया और इसी तरह का आरोप रूस के ऊपर लगाया गया कि जो स्थिति बनी है वो रूस की वजह से बनी है और इसलिए जो बंधक की स्थिति है वो रूस की तरफ से की गई है। अब जो है भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से उन्होंने हालांकि लिखा है ना तो रूस का इस मामले में नाम लिया है कि रूस की तरफ से ऐसा बयान आया, न ही यूक्रेन की बात को इसमें लिखा गया है। यह कहा गया है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स आई है उसके आधार पे जो जानकारी आई है उसको नकारता है विदेश मंत्रालय। कहा गया है कि इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है और जहां तक यूक्रेन की बात है तो यूक्रेन की जो अथॉरिटीज है वो पूरी मदद कर रही है भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने में। और इसी स्टेटमेंट में रूस का भी नाम लिया गया है कि जो आसपास के देश है, खासतौर पर पश्चिमी क्षेत्र के जो देश है, चाहे रोमानिया हो, स्लोवाकिया हो, पोलैंड हो, इन सब देशों से भी पूरी मदद मिल रही है और इसी सिलसिले में रूस का भी नाम लिया गया है कि उनके साथ भी तालमेल चल रही है। तो भारतीयों को सुरक्षित निकालना भारत की पहली प्राथमिकता है और ऐसे में किसी भी पक्ष को नाराज नहीं करना चाहता और न ही किसी पक्ष के गलत दावे को हवा देना चाहता है, क्योंकि एक तो युद्ध की स्थिति में वहां पे भारतीय छात्र फंसे ही है, वैसे में अगर बंधक जैसी स्थिति की बात आती है तो परिजनों की चिंता और ज्यादा बढ़ जाएगी। और यह भी एक मंशा है कि इस तरह से इसको इस बयान के जरिए मामले को साफ करने की कोशिश की गई है कि किसी तरह की बंधक संकट की वहां पे कोई खबर नहीं है। जया, अदिति। बहुत शुक्रिया उमाशंकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे हमारे सहयोगी उमाशंकर बता रहे हैं जया कि एक तरह से रूस चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा है, लगातार युद्ध आपने छेड़ा है, हमले आप कर रहे हैं, एक के बाद एक जो पाबंदियां हैं, उस तरह के बम जिन पर पाबंदी लगी हुई है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद आप ये कहें कि यूक्रेन बंधक बना रहा है या यूक्रेन की वजह से ये हो रहा है, तो ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है यहाँ पर। लेकिन यूक्रेन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि सरकार विदेशी छात्रों को मदद दे रही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूक्रेन संकट पर रूस के राष्ट्रपति से बातचीत की है। बिल्कुल, और यहाँ पर जो बातचीत हुई है इस दौरान प्रधानमंत्री ने खार्किव शहर में फंसे भारतीय छात्रों का मुद्दा उठाया। रूस ने खार्किव शहर पर कब्जे का दावा किया है और वहां हालात बहुत खराब हैं। खार्किव में जंग के चलते जबरदस्त तबाही हुई है। वो तस्वीरें भी आई थी जिसमें हमने देखा था किस तरह से रात भर वहां पर बमबारी हुई थी, दहशत का माहौल था। ये तस्वीरें भी सामने आई थी। बहरहाल प्रधानमंत्री ने यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति से इस संबंध में बात की है। उधर रूस के हमले से यूक्रेन में हालात बिगड़ने के बाद पोलैंड के रास्ते भारतीय वापस लौटने लगे हैं और इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो खार्किव और कीव से पोलैंड सीमा पर पहुंचे, जो कि बहुत ही मुश्किलों भरा सफर रहा उनके लिए। और इस दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ी, कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। उनसे बात की हमारे सहयोगी कादम्बनी शर्मा ने, आपको सुनाते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आप बता रही हैं कि काफ़ी चलना पड़ा, कहाँ से कहाँ तक चल कर आया? खबीब के आगे से स्टार्ट किया और हम बॉर्डर तक गए, चैकिंग तक, वो हमें अप्रॉक्स 50 किलोमीटर कवर किया एंड उसके बाद हमने बॉर्डर क्रॉस करके फिर 20 किलो अगेन कवर किया। फिर वी कवर्ड टोटल 70 किलोमीटर। नाम क्या है आपका? मेरा नाम खातून है। और आपके साथ कितने और लड़के लड़कियाँ हैं? हम बहुत सारे स्टूडेंट थे। जब बॉर्डर्स पे पहुंचे हम लोग तो इंडियंस के साथ ज़्यादा बदसलूकी किया जा रहा था, लड़कियों को भी मारा पीटा गया और मतलब सारे कंट्री के। लेकिन हमने जब बात की तो हमें कहा गया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो हम क्राउड मैनेजमेंट कर रहे थे, क्या ऐसा है? मैम, क्राउड मैनेजमेंट में किसी कंट्री को स्पेशलिटी दिया जाता और किसी को नहीं। यूक्रेनियंस पीपल को सीधा नॉर्मली निकाल दे रहे थे, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दिया जा रहा था। आप कैसे? हम लोग टर्नोपल से टैक्सी पकड़ते बॉर्डर के लिए आए, जहाँ से क्यों स्टार्ट की हम वहाँ कर रहे थे। फिर वहाँ से हमने अप्रॉक्स 70 किलोमीटर तो अभी राहत फील हो रही है?
अभी तो नहीं, जो फ्लाइट में बैठ गए तो। अच्छा, अभी रात है आपको? हम तो अब बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग खुद कीव से आए हैं लाइक, और कीव में हमने फायरिंग और सब कुछ देखी है, तो इट्स वेरी अभी ठीक लग रहा है? कंडीशन एकदम से बिगड़ी है। हमें एम्बेसी ने लाइक थोड़ी बहुत तो हिंट दी है बट क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि उन लोगों को भी इतनी क्लैरिटी नहीं थी। इस बात से थोड़े तो बच्चे नाराज़ हैं, हम लोग भी है कहीं ना कहीं, बट ये सब कुछ अनसर्टेन था, लाइक किसी को नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा, तो अभी इतना काफ़ी है कि उन्होंने हमें यहाँ से निकालने के लिए इतना कुछ किया। तो आप देख सकते हैं कि छात्र जो है काफ़ी हद तक राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन घर जाने का इंतज़ार ज़रूर है। यहाँ पर एयरपोर्ट पर लाइन लगी हुई है और आज ही नहीं बल्कि कल भी बहुत सारे छात्र जो हैं उनको ले जाया जाएगा, और ये एक ऐसी तस्वीर है जो देखकर शायद हर भारतीय को अच्छा लगेगा, खासकर तब जब वहाँ पर एक छात्र की खारकीव में मौत हो चुकी है और एक छात्र की हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है। तो इन सबको अब यहाँ से घर ले जाया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर राहत की बात है। रेडियो शहर से, पोलैंड से कादम्बरी शर्मा, NDTV इंडिया। तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का सिलसिला जारी है और यूक्रेन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दीक्षा पांडे, जो कि सीनियर रेजिडेंट है न्यूरोलॉजी सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर दीक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कल भी आपसे जब हम बात कर रहे थे, आप बता रही थी कि लगातार कोशिशें हो रही हैं कीव से, इसके अलावा यहाँ पर खारकीव से भी निकालने की। आप क्या अभी भी सुमी में मौजूद हैं? अभी किस तरह के हालात वहां आपको नजर आ रहे हैं? खारकीव की हमने तस्वीरें देखी, रात भर शेलिंग वहां पर हुई थी और एडवाइजरी वहां के लोगों के लिए, भारतीयों के लिए भी जारी हुई थी कि वो 3 अलग अलग इलाके बता दिए थे कि खारकीव छोड़कर वो वहां पहुंच जाएं। जी मैम, यहाँ पे सुमी में अभी तो लाइट्स ऑफ कर दिए गए बिकॉज ऑफ थ्रेट, और यहाँ पे बम्बार्डमेंट और शेलिंग भी चल रही है। हमारी सिचुएशन वर्स्ट हो रही है दिन पर दिन। इंडियन एम्बेसी ने वेट किया, खारकीव की सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो गई थी, तब उन लोगों को एडवाइजरी मिली। आई होप हमारे साथ ऐसा ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ से बॉर्डर भी बहुत दूर है और हम खारकीव भी नहीं जा सकते क्योंकि वो सिटी ऑलरेडी बहुत अंडर थ्रेट है। तो यहाँ पर अब वी आर रनिंग आउट ऑफ फूड, वी आर रनिंग आउट ऑफ सप्लाईज, हमको बहुत दिक्कत हो रही है। और जब भी मैं एम्बेसी को कॉल करती हूँ वो कह रहे हैं 2 दिन 1 दिन 2 दिन 1 दिन। वी आर ट्राइंग, पर आई डोंट थिंक सो मैम कि हम यहाँ पे 1 दिन से ज्यादा अभी कुछ और मैनेज कर पाएंगे। हमारे पास सप्लाईज भी खत्म हो रही है सब कुछ। बिल्कुल दीक्षा, हम ये भी देख पा रहे हैं आपको कि आप अंधेरे में बैठी, जिस तरह से आपने बताया कि पावर कट भी वहां पर हुआ है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कितने और लोगों से आपका संपर्क हो पाया है आपके आसपास, और कितने भारतीय नागरिक जो हैं वो फंसे हो सकते हैं? मैम, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 700 इंडियन स्टूडेंट्स हैं सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के इन 6 हॉस्टल्स। जी दीक्षा, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि किस तरह से आपने इंडियन एम्बेसी से संपर्क साधने की कोशिश की है। आपसे समझना चाह रहे हैं कि अभी आपके साथ कितने लोग हैं, और आप बता रहे हैं कि वहां पर आपके पास जो सप्लाई है, खाना पानी ये सब चीजें, उसकी भी कमी हो रही है। वो बताएं उसके बारे में, क्या वो सुविधा है आपके पास अभी? अभी तो हम लोग जो कुसुम फार्मास्यूटिकल्स ग्रुप है उन लोगों ने हमको कुछ सप्लाईज जो भी जितना भी वो प्रोवाइड कर सकते थे उन लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट किया मैम। हम उसी में एडजस्ट कर रहे हैं, सभी कुछ चीजें नहीं मिल रही है फिर भी हम एडजस्ट कर रहे हैं, पर ऐसे कब तक चलेगा? हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। मोर देन 24 आवर्स अब एडजस्ट नहीं होगा। जब मैंने 2 दिन पहले पूछा था उन लोगों ने बोला था 48 आवर्स में वी विल बी एवैक्यूएटिंग यू, प्लीज बी पेशेंट एंड स्टे वेयर यू आर। पर यहाँ पे जो सिचुएशन है उस हिसाब से हम कब तक सेफ रह पाएंगे? बिल्कुल। और डॉक्टर दीक्षा, यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि खारकीव तो पूरी तरह से अब हमले की चपेट में आ चुका है और कीव पर अब लगातार हमले हो रहे हैं, क्योंकि रूसी सेना जो है वो लगातार कीव पर कब्जा करने के लिए तेजी से हमलों को बढ़ाती जा रही है। ऐसे में आप लोग सुमी में हैं, कितना वक्त आप लोगों को लगेगा अगर आप लोग बॉर्डर जो कंट्रीज है वहां पर पहुंचते हैं तो, और क्या साधन हो सकता है? क्योंकि फिलहाल तो स्थिति बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है। जी मैम, यहाँ से पोलैंड और जो भी वेस्ट बॉर्डर्स आप ले लें वो 1300 किलोमीटर्स हैं सुमी से। तो हमको यहाँ पे रेलवेज नहीं है, बसेस नहीं है, टैक्सीज नहीं जाने को तैयार है, प्राइवेट बसेस हायर करने तैयार नहीं है। वो लोग सुमी से बाहर ही नहीं जाने दे रहे, मिलिट्री रोक रही है और बोल रही है आप नहीं जा सकते बाहर। तो हमारे पास वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। एटलीस्ट खारकीव में ट्रेन थी पर सुमी में तो वो भी नहीं है। जी जी
डॉक्टर दीक्षा, आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं कि कई तरह की तस्वीरें भी आई हैं, कई तरह की खबरें इस तरीके से आती है जहां पर यूक्रेन की सेना के बारे में कहा जाता है किस तरह से कई बार ये देखने को मिला है कि जो भारतीय छात्र वहां पर मौजूद है उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव भी बरता गया। आप वहां पर मौजूद है इस समय जब ऐसे हालात बने हुए हैं, क्या आपका कोई इस तरह से कोई संबंध पड़ा है, कोई नाता पड़ा है, या आपने ऐसा चीज फेस की है? और यूक्रेन के जो आम लोग, क्योंकि आप वहां बहुत वक्त से रह रही हैं, उनका इस वक्त कैसा रवैया है? मैम यहाँ मैं यूक्रेन में 9 इयर्स से हूँ, पर अभी तक मैंने लकीली ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि आई थिंक मैं बाहर नहीं जा रही हूँ जब से 24 को, जब से वॉर स्टार्ट हुआ है मैं तो बाहर नहीं जा रही हूँ, तो मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, ना कि मेरे किसी फ्रेंड्स ने अब तक किया है। आई थिंक वो स्टेशन पर वगैरह थोड़ी बहुत हो रहा है, बट अभी तक हमने लोकल सिटीजन से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। वो आपकी मदद कर रहे हैं जिस भी तरीके की मदद आप चाहती हैं? हाँ, वो मदद कर रहे हैं, हमें जरूरत तो नहीं पड़ रही, पर अगर जरूरत पड़ेगी तो वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर दीक्षा, आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तो ये जो तस्वीर दर्शक आप देख रहे हैं उसमें ये हम बता दें, डॉक्टर दीक्षा पांडे यूक्रेन से हमारे साथ जुड़ी हुई है और वहां पर पार कट हुआ है, इसीलिए वो अंधेरे में इस वक्त नजर आ रही है और वहां का हाल बता रही है। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 8वां दिन है और खंडहर में तब्दील हो चुका है खार्किव। ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है यूक्रेन का। रूस ने दावा किया है कि उसने यहां पर कब्जा कर लिया है और जिस तरह के हालात बने हुए हैं उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान सैयद रोमन हाशमी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, वो जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। हाशमी जी, आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, तरह तरह की खबरें आ रही है। पहले खबर आई थी कि भारतीय छात्रों को वहां पर बंधक बनाया गया है यूक्रेन में, ये रूस ने दावा किया था। बाद में पता चला भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि ये गलत खबर है। आपको क्या लगता है अभी तक की जो नीति भारत की रही है, भारतीय छात्रों को निकालने की रही हो या अंतर्राष्ट्रीय मामले में यूएन में रही हो, उस पर आपकी टिप्पणी रहेगी? देखिए, वॉर जो शुरू हुआ उसके पहले यूरोपियन यूनियन है, जो वेस्टर्न कंट्री है, या अमेरिका भी रशिया से काफी दूर है, उसने एडवाइजरी भी जारी की और अपने लोगों को निकाल भी लिया सेफली। हमें लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था निकालने का, इवैक्यूएट करने का, वो थोड़ा देर से किया। इन्हें और पहले सजग होना चाहिए था, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाता है कोई भी एरिया, कॉन्फ्लिक्ट जोन में लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है, वहां पे इंसानी जिंदगी की फिर कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रहती है। रशियन आर्मी है, कितना भी, या रशियन गवर्नमेंट है, वो कितना भी सफाई दे कि हम सिविलियन स्ट्रक्चर पे, सिविलियन पॉपुलेशन पे अटैक हम नहीं कर रहे हैं, और टारगेट हमारा मिलिट्रीली है, जो मिलिट्री टारगेट है वो है गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उन्हें हम तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तबाह कर रहे हैं। लेकिन मिसाइलें जो हैं वो अनगाइडेड ही होते हैं, वो गाइडेड नहीं होती हैं, या बॉम्ब जो गिराया जाता है, अमेरिका देख सकते हैं, चाहे वो इराक हो चाहे अफगानिस्तान हो। जी, यहाँ पर हमारे साथ आरुषि मोहिंद्रा जुड़ रही है, ये यूक्रेन में है इस वक्त, वहां पर पढ़ने गई हैं, ये छात्रा हैं। आरुषि, आप कहाँ पर हैं इस वक्त और किस तरह के हालात का आप सामना कर रही हैं? जी, इस वक्त तो मैं पोलैंड बॉर्डर जस्ट क्रॉस करके हटी हूँ, बट जब मैं यूक्रेन में थी तो लाइक काफी ज्यादा गंभीर हालत थी। लाइक कभी भी बॉम्ब्स गिर जाते थे एंड लाइक छात्रों में बड़ी पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती थी। इवन अभी लेटेस्ट हमें पता चला है कि लाइक रेलवेज चल रही थी, जो कि सिर्फ एक माध्यम साधन था वेस्टर्न बॉर्डर्स पे आने का, जहाँ से लाइक रेस्क्यू ट्रूप्स है। बट अभी लेटेस्ट हमें पता चला है कि लाइक कीव का रेलवे स्टेशन तबाह कर दिया गया है। जी, आरुषि, आप बता रही हैं कि अब बॉर्डर से अब आप पोलैंड में दाखिल हो चुकी है। आगे का रास्ता भारत वापसी के लिए वहां क्या कोशिशें हो रही हैं? अब आगे किस तरह से प्लान है? अभी तो लाइक पोलैंड मैंने क्रॉस किया ही है जस्ट। लाइक यहाँ थोड़ी दिक्कतें आई थी। मैं दोपहर 4 बजे पहुंच गई थी बॉर्डर, बट अभी यहाँ यूक्रेन के हिसाब से सुबह के 5 बज रहे हैं एंड अब जाके हम बस में बैठे हैं।
बहुत राहत की बात है आरुषि, लेकिन कम से कम आप अब यूक्रेन से बाहर हो गई हैं और अब कम से कम ये माना जा सकता है कि कुछ हद तक आप सुरक्षित हैं और जल्द ही आप भारत लौटेंगे, यही हम दुआ करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हाशमी साहब आप भी बने रहिए, ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तो रूसी हमले का आज 8वां दिन है और हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सैयद रुमान हाशमी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, और आरुषि मोहिंद्रा हैं, यूक्रेन में पढ़ने गई हैं भारतीय छात्रा और इस वक्त वो पोलैंड पहुंच गई हैं। हाशमी साहब, आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रूस ने इतना लंबा खिंचने की उम्मीद नहीं की थी, रूस को लग रहा था कि वो 2-3 दिनों में ही यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन अब जब जिस तरह से हमले तेज हुए हैं, कहीं ना कहीं रूस की बेचैनी सामने आती हुई नजर आ रही है, यानी कि अगले 2-3 दिन जो है वो बहुत भारी पड़ने वाले हैं यूक्रेन पर। जी, लेकिन ये बात भी गौर करने की है कि रूस ने जो आर्मी रिजर्व किया था यूक्रेन के खिलाफ इस वार को, उसने ऑपरेशन का नाम दिया है एलाइड ऑपरेशन, जो यूक्रेन के अगेंस्ट रशिया ने शुरू करने के लिए जो फौज रखी, वो करीब 1,90,000 आर्मी उसने इकट्ठा की है, बॉर्डर पे लगाया है। चाहे वो ये इलाका हो जो 2 जोन है, डोनिक्स है, लुहांस है, जिसे उसने रिकॉग्नाइज किया। पहले तो ऑटोनोमस के तौर पर वो चला रहे थे, लेकिन रशिया के साथ 3-4 और कंट्री, निकारागुआ है, क्यूबा है, सीरिया ने भी डोनिक्स या लुहांस को रिकॉग्नाइज किया है। वहां जो उन्होंने आर्मी लगा रखी है, बेलारूस के साइड में भी लगा रखी है, और रशियन जो दूसरे बॉर्डर जहां से एंटर किया रशियन आर्मी ने यूक्रेन के शहर में, वो 1,90,000 आर्मी है, लेकिन उसने अभी आधी आर्मी इस्तेमाल की है। ये बात भी गौर करने की, उसने पूरा आर्मी जो है, जो 1,90,000 जो रखा है उसको उसने पूरा इस्तेमाल नहीं किया है। तो फुल फ्लेज वो उसने वार जो है उसने शुरू नहीं किया है। बात आप सही करिए, उसे उम्मीद थी कि जैसा अपील भी किया था प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, आर्मी को कहा था कि प्रेसिडेंट जो है वो रिजाइन दे बिना कंडीशन, तो उसे उम्मीद थी कि ऐसा कुछ हालात होगा, लेकिन ऐसा हालात नहीं हुआ। वहां की जो आवाम है, जनता है, वो भी आर्म्स उठा ली है। हाशमी जी, यहाँ पर हमारे साथ क्योंकि आरुषि मोहिंद्रा भी है, वो किन हालातों से जूझी हैं, यूक्रेन में रही हैं और अब पोलैंड पहुंच चुकी है। यहाँ पर आरुषि, अभी वहां कितना वक्त हो रहा है और आप जब पोलैंड पहुंचे, आपके साथ और कितने छात्र वहां पर मौजूद हैं, और साथ ही आपने क्या कुछ फेस किया इस दौरान पिछले दिनों? आरुषि, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको अपना ऑडियो अनम्यूट करना होगा आरुषि। हाँ जी, बताइए बताइए। तो यहाँ पर अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, बट मेरे हिसाब से यूक्रेन की टाइमिंग्स है। एंड मेरे साथ काफी छात्र हैं यहाँ पे। 3 बसेस थी मतलब हमें लेके जाने के लिए किसी होटल में ठहराने के लिए, और तीनों भर चुकी हैं पूरी। और यहाँ आते वक्त लाइक काफी चीजों का देखना पड़ा। जैसे पहले तो ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत भगदड़ थी, क्योंकि सब ट्रेन पकड़ना चाहते थे, सब यूक्रेन छोड़ना चाहते थे, सब सेफ बॉर्डर्स पे पहुंचना चाहते थे। फिर ट्रेन हमें लवीव लेके आई। लवीव के हालात काफी सही हैं अभी तक। वहां पे जैसे खार्किव में सुपरमार्केट्स एंड ऑल सब खाली हो चुके हैं, बिल्कुल खाने की बहुत कमी पड़ चुकी है। ऐसा कुछ लवीव में अभी तो देखने को नहीं मिल रहा, एंड मैं आशा करूंगी कि देखने को ना मिले। बिल्कुल आरुषि, हम भी यही आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द सुरक्षित वतन वापसी करें। और भारत सरकार ने भी अब अपनी जो एक्शन है, जो कार्रवाई है, उसमें काफी तेजी लाई है और एक के बाद एक अब लगातार विमान जो है अलग अलग देशों से, वहां जो बॉर्डर पर देश है वहां से उड़कर आ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आप भी जल्द भारत पहुंचे। हाशमी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आरुषि और डॉक्टर दीक्षा पांडे, आपका भी बहुत शुक्रिया। हैरी पॉटर थीम की हजारों चीजें आपने देखी होंगी, लेकिन अब हैरी पॉटर थीम का पास्ता भी आ गया है। एक शेफ ने नॉर्मल पास्ता से हैरी पॉटर से जुड़ी कई चीजें यहां पर बनाई हैं।
और अब वक्त तो चला आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है और बताना है किन खबरों को चैनल पर पूरा दिन आप विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर यूक्रेन से जुड़ी हुई, जहां रूस ने यह दावा किया है कि यूक्रेन ने भारतीय छात्रों को बनाया है बंधक। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन किया है। दूसरी खबर, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच बातचीत हुई है, निकासी में मदद को तैयार है रूस। तीसरी खबर, युद्ध का 8वां दिन है आज, खंडहर में तब्दील हो चुका है खार्किव। चौथी खबर, आसमान पर कच्चा तेल पहुंच गया, $113 प्रति बैरल के पार हो गया है। पांचवी और आखिरी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां आज छठे चरण के लिए मतदान हो रहा है 57 सीटों पर।